दोस्तों अब हम एपिग्राफी सेक्शन में आ गए हैं। देखो एपिग्राफी क्या होता है। एपिग्राफी आर द इंस्क्रिप्शंस दैट आर एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स, मेटल्स या किसी भी एक मटेरियल में, जैसे वुड्स में भी होता था पहले, ठीक है, शेल्स में भी होता है, या यूटेंसिल्स वगैरह में भी लिख देते थे लोग बात पहले। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ एनी एरिया। तो यहाँ पे आपको मोस्टली उड़ीसा से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे 3rd सेंचुरी BC से 18th सेंचुरी AD तक। अभी आप देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ उड़ीसन स्क्रिप्ट, कैसे कैसे ये हर एक शब्द का और उसका 3rd सेंचुरी BC में किस सिंबल से डिनोट करते थे, और ये आपका मॉडर्न उड़िया स्क्रिप्ट में कैसा है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए को 3rd सेंचुरी BC में ऐसे डिनोट करते थे। एक तरीके से मिरर इमेज ऑफ के हम कह सकते हैं प्रेजेंट डे इंग्लिश लैंग्वेज का। ए को ऐसे डिनोट करते थे और आज की डेट में ए को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठा, जैसे हिंदी का ठा होता है, बस ये है कि हिंदी के ठा में एक सिंगल ऐसा होगा, इसमें 2 कर देते हैं। तो ये कांच के अंदर रखा है, तो अगर आप देख पा रहे हो ये कॉपर प्लेट है, इसके ऊपर देखो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। ऐसे ही मोस्टली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ही ज़्यादा मिलते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन में त्रिभुवन महादेवी का एक डिस्क्रिप्शन है, जो यहाँ की एक रानी थी, और उन्होंने वो मतलब फुल सोवरेनिटी से उन्होंने रूल करा, और उन्होंने नन्नेश्वर महादेव टेम्पल उड़ीसा में है वो जो बना है, तो उसके लिए जो जगह ग्रांट करी थी उन्होंने ग्रांट करी थी, और इनके सक्सेसरों ने फिर उसे कंप्लीट भी कराया था। तो उसके बारे में वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। देखो दोस्तों यहाँ पे है अशोक इंस्क्रिप्शन, एक जोगड़ा इंस्क्रिप्शन है अशोक का। ये देखो, तो अशोक जो था ना, वो अशोक जो अपने ये थे आपका, और जितने भी उसके देश में, या जब वो जितनी भी उसके टेरिटरीज में उस समय लोग बाग थे, तो सबको वो अपने बच्चों की तरह देखता था। तो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसमें भी ये लिखा है जोगड़ा का जो इंस्क्रिप्शन है कि ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। और अपने जो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसके पोस्ट में जो भी लोग थे, जैसे धम्मा मात्रास थे, या अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव अमात्यास वगैरह थे, मिनिस्टर थे, उन सबसे यही अपील करता है कि मेरे जितने भी लोग बाग हैं मेरी टेरिटरी में, सबको मेरे बच्चों की तरह आप व्यवहार करेंगे, और जितने भी वेलफेयर मेजर्स हैं आप उनको सब प्रोवाइड करेंगे। और ये गंगा किंग की यूलॉजी का मतलब ये होता है कि उनकी बहुत सराहना करना। तो गंगा डायनेस्टी का ये है, स्पेशली जो अनंत वर्मन 14 गंगा था, तो उसमें क्या है, एक शिव टेम्पल बनाने की इसमें बात की गई है कि उसके द्वारा एक शिव टेम्पल बनाया गया। ये जो आपका ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो अलग अलग प्लेट्स में लिखे हैं, कॉपर प्लेट्स में, तो ये जो हमारे राजा ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट करते थे उसका डिपिक्शन दे रहा है। ये एक गंगा राजा श्री नरसिम्हा देव का इंस्क्रिप्शन है, और इसमें ये लिख रहा है कि उन्होंने जो 100 वाटिकाज ऑफ लैंड इन फेवर ऑफ ब्राह्मण नेम्ड भीमदेव शर्मन, उनके नाम पे 100 वाटिका लैंड का ग्रांट किया है। ये हैं गुप्ता कॉइन्स। गुप्ता कॉइन्स के जो मेन कॉइन देखो, 3 मेन कॉइन यहाँ पे है, जैसे आर्चर टाइप हो गया, या समुद्रगुप्त का आपका लिरिसिस्ट कॉइन हो गया, या समुद्रगुप्त जैसे जिसमें वीणा प्ले करता है, एक चंद्रगुप्त कुमार देवी कॉइन हो गया। ऐसे अलग अलग कॉइन है। तो वो अपने मतलब कॉइनेज के उसमें जो गुप्ता कॉइनेज था वो अपनी आर्टिस्टिक मेरिट, ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जो गोल्ड कॉइन थे, एबेंडेंस में गोल्ड कॉइन थे उनके पास, एबेंडेंस में, लेकिन प्योरिटी जो गोल्ड कॉइन थी वो कुषाण गोल्ड कॉइन की ज़्यादा प्योरिटी थी। लेकिन जिस तरीके से कॉइन्स के ऊपर स्कल्पचर को बनाना, जितना गुप्ता पीरियड के टाइम में फेमस था, और जितने अलग अलग टाइप के कॉइन बनते थे, वो किसी और पीरियड में नहीं था इतना। ये जो आप देख रहे हो ये हैं कुषाण कॉइन्स। कुषाण कॉइन्स उधर पीछे भी है, मैं दिखा दूंगा। तो कुषाण कॉइन्स के बारे में देखो, ये बाइलिंगल कॉइन्स होते हैं। तो कुषाण्स इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। तो जो उनके पहले के जो कॉइन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीको रोमन स्टाइल से इंस्पायर्ड थे। यहाँ पे भी वो वहाँ के डीटीज़ को भी, और प्लस कुछ इंडियन डीटीज़ को भी उन्होंने अपने कॉइन में लिया था। जैसे इंडियन डीटीज़ आप देख सकते हैं, कार्तिकेय, वासुदेव, शिव, ये इनको भी वो अपने कॉइन में डिपिक्ट करते थे। और ये बाइलिंगुअल थे, ग्रीक लैंग्वेज में भी लिखा होता था इसमें, और बाकी जो दूसरी साइड में रिवर्स साइड में जो था वो खरोष्टी स्क्रिप्ट प्राकृत लैंग्वेज में लिखा होता था। 2 बाइलिंगुअल कॉइन्स थे कुषाण के। ये दोस्तों मुस्लिम रूलर्स के कॉइन्स हैं, जो मुस्लिम रूलर जिन्होंने राज किया इंडिया में। तो इसमें
ये ज़्यादातर कैलीग्राफी के लिए फेमस होता था, क्योंकि इस्लाम रिलीजन में गॉड का पिक्टोरल डिपिक्शन होता नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी आपको पिक्टोरल डिपिक्शन नहीं मिलेगा। इसमें आपको नाम मिल जाएगा इशूअर का, कौन सी तारीख को वो कॉइन इशू हुआ, कलीमा का आपका थोड़ा बहुत पोर्शन कलीमा का पर्शियन या अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाएगा। आपके मुग़ल एरा के कॉइन्स हैं, ब्रिटिश पीरियड के कॉइन्स हैं। यार अपने अपने आप में ही हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट अपनी उसकी एक जगह है कॉइन्स की, क्योंकि एंशियंट पीरियड में कई हिस्ट्री ऐसी है, कई डायनेस्टी की हिस्ट्री ऐसी है जो हमने कॉइन से ही डिपिक्ट करी है, क्योंकि रिटर्न रिसोर्सेज उतने थे नहीं, और जितने थे वो पैलेटेबल सब्सटेंस में लिखे जाते थे। जैसे वुड में लिख दिए तो वो आपके बहुत जल्दी रस्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते थे। रस्ट तो नहीं, रस्ट गलत बोल दिया, रस्ट तो आयरन होता है। तो इसीलिए कॉइन की, जैसे गुप्ता पीरियड की काफ़ी सारी हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं आज की डेट में, वो कॉइन की वजह से ही पढ़ पाते हैं। फिर ये जो सतवाहन की हिस्ट्री है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को नहपान ने जब उन्हें हराया था, तो स्टक वो उसके ऊपर गौतमीपुत्र सतकर्णी के ऊपर ही नहपान ने अपना कॉइन स्टक करवा दिया था, तो वो एक हिस्ट्री है। तो ये सब हमें कॉइन से ही पता चलता है। पंच मार्क कॉइन्स आर द अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, पहले जितने भी कॉइन्स होते थे ये 6th सेंचुरी BC से अराउंड 4-5 सेंचुरी AD तक है। उसके बाद जब इंडो ग्रीक्स आए तो इंडो ग्रीक्स ने पहली बार कास्ट डाई स्टक कॉइन्स यूज़ किए। दोस्तों देखो, मैं ये बता रहा था आपको, जो पंच मार्क कॉइन्स है और दूसरे जो कॉइन्स होते हैं वो आपका होता है कास्ट डाई कॉइन्स। तो पंच मार्क कॉइन्स हमारे पहले जो इनिशियल में थे पंच मार्क कॉइन्स थे, तो उसमें क्या होता था, एक कोई भी अगर सरफेस है, मान लो जैसे ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर एक मेटल ऑब्जेक्ट रखते थे, उसको फिर फ्लैट करते थे। जैसे मेटल ये रेगुलर शेप का था, अगर फिर ऐसा मान लो ऐसा फ्लैट हो गया मेटल, फिर फ्लैट होता था, उसके बाद हैमर लेते थे और उस हैमर में नीचे वो शेप होता था जो आपको उस मेटल के ऊपर चाहिए, मतलब वो पैटर्न होता था। फिर उस पैटर्न को उस हैमर से उसके ऊपर मारा जाता था, तो वो पैटर्न जाके आपका ऐसे छप जाता था हैमर के मारने से, तो इन्हें बोला जाता है पंच मार्क कॉइन। अब कास्ट डाई कॉइन्स जो होते हैं, कास्ट डाई होते हैं, कास्ट स्टक होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। तो जो कास्ट डाई कॉइन्स होते हैं उसमें होता है कि जो भी मेटल है उसे मेल्ट करके उस मोल्ड में डाला जाता है, वो शेप का मोल्ड बन जाता है जिस शेप के आपको कॉइन्स चाहिए। तो उसको जब मोल्टन मेटल को उस मोल्ड में डालेंगे, उसके बाद जब वो सूख जाता है बहुत हाई प्रेशर से या ग्रेविटी से डाला जाता है, ग्रेविटी के थ्रू या बहुत हाई प्रेशर से, तो जब वो सूख जाता है तो वो स्ट्रक्चर उस मेटल में आ जाता है। और जो कास्ट स्ट्रक कॉइन्स है उसमें ये होता है कि आपके जो मेटल होता है उसको बहुत फोर्सफुली स्ट्रक किया जाता है अगेंस्ट द पैटर्न्स। तो जैसे मॉडर्न टाइम में भी जो कॉइन्स होते हैं वो कास्ट स्टक कॉइन्स होते हैं। आर्मरी सेक्शन में आ गया, और आर्मरी सेक्शन में देखो कैसे इवोल्यूशन ऑफ आर्म्स दिखाया गया। देखो ये जो पहले पुराना जो आदमी था, मैं एक तो नाम भूल जाता हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को पता है क्या दिक्कत होता है, मेरे को पता रहता है कई चीज़ें, लेकिन मैं एट द मोमेंट में उसके नाम भूल जाता हूँ। और वो इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी लैक ऑफ रिवीजन हो जाता है, या कभी कभी आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, इस वजह से हो जाता है। तो ये जो पहले आदमी थे, देखो इसके पास ये पत्थर है, ये स्टोन को एज अ वेपन यूज़ करते था। ठीक है, फिर ये हल्का स्पेयर आया, फिर ये धनुषवान टाइप का आया, ठीक है, फिर गदा आया, फिर ये तलवारें आई। तलवार में भी पहले मिड रिब नहीं होता था, विदाउट मिड रिब मतलब देखो आप अगर ये देख पा रहे हो तो इसके बाद वाले आदमी के पास जो ये है, ये देखो बीच में देखो मोटा सा सेक्शन है। वैसे ढंग से डिपिक्शन नहीं है मिड रिब का, लेकिन बीच में एक मोटा सेक्शन होता है उसका तलवार का, तो उससे क्या है बहुत स्ट्रांग हो जाती है वो तलवार। ठीक है, पहले विदाउट मिड रिब आती थी, फिर मिड रिब आई, ठीक है, तलवारें आई, फिर ये बंदूकों का देखो कैसे कैसे बंदूकों का एवोल्यूशन हुआ। बहुत तरीके की कैनन्स रखी हुई हैं, अलग अलग तरीके की कैनन्स, कोई लंबी कोई छोटी। अब ज़्यादा मेरे को इनके बारे में नॉलेज नहीं है। ये देखिए कैनन्स ही कैनन्स रखी हुई हैं, कैनन्स ही कैनन्स रखी हुई हैं। मोस्ट ऑफ द कैनन्स आपका बाराबती फोर्ट से मिली है। बाराबती फोर्ट के बारे में मैं एक बार पढ़ूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लेकिन जितना मुझे पता है
कि मराठास के समय में भी जब मतलब मराठास ने भी इस बारामती फोर्ट को कंट्रोल किया है, क्योंकि जब ऐसा कहा जाता था नाना साहब के टाइम पे कि मराठास का जो प्रेजेंस है वो कटक टू अटक है, तो कटक में जो उनका बेस था वो बारामती फोर्ट ही था।